Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ओके, बुधवार की दोपहर और मजबूती वापस लौटती हुई। 2 दिन हमने कुछ पॉज, कामनेस, कंसोलिडेशन, कोई भी वर्ड दे दीजिए, तो ठहराव था। और आज देखिए, शुरुआत सुस्त, उसके बाद दिन भर बिल्डअप और फाइनली इस समय हम दिन के हाईज। और दिन के हाईज क्या, आज तक की निफ्टी के हिस्ट्री के हाईज पे खड़े हुए हैं। 11,450, 11,451 जो स्तर आपकी स्क्रीन पर है, ये अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है जिसपे भारतीय बाजार कर रहे हैं कामकाज। और बैंक निफ्टी से वही मदद लौटती हुई, 3/4 से 1% का उछाल निफ्टी बैंक में इस समय। और कल ध्यान रखें, निफ्टी बैंक की ऑप्शन एक्सपायरी का दिन, और उससे पहले तूड़ पकड़ते हुए भारतीय बाजार। चलिए, मार्केट में कोई भी एक्शन होगा लौटूंगा, लेकिन अब तो हम सब जिसके बारे में जानना चाहते हैं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। पहले क्विकली डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज से खुला है 10 अगस्त यानी कि शुक्रवार को बंद होगा। 418 से 422 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1132 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए 630 करोड़ रुपए और प्रमोटर्स का ओएफएस है तो उसके जरिए करीब 502 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाएगी। 35 शेयरों का लॉट साइज है, तो अगर अधिकतम 2 लाख एप्लीकेशन या लॉट साइज एप्लीकेशन डालनी है आपको, तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये करती क्या है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, धंधा कैसा, कामकाज क्या, आउटलुक क्या, इस पर बातचीत करने के लिए एमडी और सीईओ साहब उदय कुमार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, एक तो कंग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। अब मैं पढ़ रहा था माइक्रो फाइनेंस एमएफआई कारोबार में बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी, तो दरअसल क्या बिजनेस है, क्या की डिफरेंशिएटर है आपके धंधे का? This is a pure play microfinance company in India, which is one of the largest, and it works on a rural focused microfinance, which is delivered the finance under group lending mechanism with the rural woman, which is forming the group of a few women in the village. सिर्फ महिलाएं कि ज्यादातर महिलाएं? सिर्फ महिलाएं। हम लोग को नहीं देते? हाँ, सिर्फ महिलाएं को देते हैं। एंड वी हैव अबाउट 18.5 लाख वुमन कस्टमर एज ऑन 31 मार्च 2018 with 4,975 crores portfolio. ये ग्रुप के जरिए लोन देना क्या मतलब हुआ इसका? आप 10-15 महिला इकट्ठा हो जाए, फिर आपके पास अप्रोच करें, आप उस ग्रुप को लोन देंगे ताकि रिस्क आप डाइवर्सिफाई कर पाए? No, actually the group is for the facilitation, whereas they co-guarantee each other. The loan is given to individually to the customer. को-गारंटी, अच्छा, आप पता नहीं कितनी हिंदी बोल पाते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा बोलेंगे उतना मुझे और मेरे दर्शकों को आपसे ज्यादा कनेक्शन समझ में आएगा आपका धंधा, तो जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। ट्राई करूंगा। अब ये एक दूसरे की जो ग्रुपिंग के जरिए आप लायबिलिटी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो जब लोन देते हैं तो कोलैटरल तो होता नहीं होगा एमएफआई में, है ना? नो कोलैटरल, कोई कोलैटरल नहीं, उसके बिना लोन चलता है। अच्छा, एमएफआई जनरली जाने जाते हैं उन एरियाज में जहां पे बैंक्स नहीं पहुंच पाते, तो अनबैंक्ड एरियाज। Exactly. अब तो बैंक कोशिश करते हैं ग्रामीण इलाकों में फोकस करने की, तो धंधा क्या इंपैक्ट होता है, क्या कंपटीशन बढ़ रहा है आप लोग के लिए? फिर भी रूरल में अभी भी बैंक का फाइनेंशियल एजुकेशन कम है। जब भी हम अभी नया कस्टमर को जुड़ते हैं, क्लोज टू 50% कस्टमर्स पहली बार लोन ले रहा है लाइफ में, माने देर कमिंग। अच्छा, बैंक लेगा तो कोलैटरल मांगेगा या फिर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आप लोग बहुत कम डॉक्यूमेंट्स और ऐसा रिस्क उठा लेते हो, ऐसा है क्या? वेरी लेस डॉक्यूमेंटेशन, वेरी आई मीन नो सिक्योरिटीज, इट्स ए जॉइंट लायबिलिटी, माने सब लोग जो ग्रुप बनाए हैं वो लोग एक को दूसरे ने गारंटी देते हैं। और नहीं दे पाया मैं तो? Actually, it is a social obligation. That's all. There is no the documentation which helps them, makes them legally. Actually, it is basically a social collateral, because जो लोग है ना वो अपने आप को सब लोग पहचान है, जो क्या कर रहे हैं उसको मालूम है। वो लोग अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मैंने डिफॉल्ट करा तो मेरे साथ वाले ने पैसा दिया है? वो कैसा होता है मालूम है? वो जब भी आपको 4-5 वुमन ने टुगेदर लोन लिया हुआ है, एक वुमन को आज तकलीफ है, वो कुछ मुश्किल, आज दूसरा 4 लोगों को पहचान मालूम है क्या इसको आज 1 दिन का मुश्किल है, कल ये देगी हमको, सो दे भर देते हैं, करेक्ट, तो नेक्स्ट डे वो वापस देगी उसको। सो दिस व्हाट हैपेंस, इट वर्क्स, द मॉडल वर्क्स। जब तक 2 लोग पहचान है सबको, they living in the similar economic conditions, they know each other well, so it works well. तो भाई इस केस में भाईचारा अच्छा है। भाईचारा अच्छा है, because they know by and दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये कल्चर है। रूरल में जो कल्चर है वो वेरी 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 गुड। दे डोंट वांट टू डिफॉल्ट एक्चुअली। पुअर नॉर्मली वोंट डिफॉल्ट। दिस इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस फॉर 19 years. So they normally get the money in a very
very small amount. They don't need too much money. They want 25,000-30,000 to start their buying a cow, or start a tailoring shop, or start a vegetable shop. It could be any small. जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लार्जली Economic activity के लेते हैं. Also, we provide for a more than economic activity. That means to support their life cycle needs. For example, children's education or medical emergency or. पर लार्जली इकोनॉमिक नहीं. Hardly 87% of our loans are economic activity. 87. अच्छा, कि मैंने बैंक्स की बात करी, कंपटीशन की बात करी, तो एक बड़ा ऑब्वियस सवाल आता है. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जितने भी मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, बंधन, इक्विटास, उज्जीवन, अब तो भारत फाइनेंशियल भी बैंक बनने की सब खड़े हैं कगार पे. आप लोग ने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि आप भी बनने वाले हैं? हम सोचा नहीं. ये ऑप्शन हमारा सामने था. जब भी आरबीआई ने लाइसेंस को खोला था, हम जो डिस्कशन किया इसके ऊपर इवैल्यूएट किया लॉन्ग टर्म में क्या होगा. तो हम सोचा ये जो धंधा हमको बराबर मालूम है, दैट वी हैव बीन डूइंग वेरी एफिशिएंटली ओवर लास्ट 5-10 years, वेयर विद द मन नहीं है बैंक बनने का. मैं मान के चलूं, जब मैं पैसा लगाऊंगा तो ये एमएफआई रहेगी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रहेगा. पक्का एमएफआई रहेगा. We never thought about to become a bank, or we don't have a plan to become bank, because we know this धंधा well. We know how the way we grown with efficiently. So इसके लिए यही हमारा आगे का भी बिजनेस होगा. अच्छा, एक रेगुलेटरी ओवरहैंग बड़ा तगड़ा है. मुझे याद है आंध्र प्रदेश में एक इशू क्रॉप अप हुआ था, तो कई सारी कंपनीज वहां पे एक्टिव थी और बहुत बुरे दिन उन्होंने देखे थे. Correct. अब आपके केस में भी एक कंसंट्रेशन रिस्क है. आपकी जितनी ब्रांचेस हैं लार्जली वो कर्नाटका और महाराष्ट्र में हैं. जितना आप पैसा जुटा एयूएम्स हैं आपके, वो लार्जली उन्हीं दोनों पॉकेट से आते हैं. तो वो कंसंट्रेटेड एक डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने देख रखा है, एग्जांपल था मेरे साथ एक राज्य का सामने. तो ये कंसंट्रेशन रिस्क कितना बड़ा चैलेंज है, और आप जब ये ऐसी क्वेरीज आती हैं, ऐसे कंसर्न्स उठाता है कोई, क्या जवाब देते हैं? जब भी जो आंध्र का एपिसोड हुआ था, देयर वाज नो रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर माइक्रो फाइनेंस. आफ्टर दैट RBI came into picture. RBI has taken complete control of the regulation for this microfinance. Apart from RBI supervision in terms of the how much you can charge to customer, how much you can lend to customer, there are also they put additional pillars like SRO. There is MFIN and Sadhan as SRO who controls that. There is a regulatory regime about how much interest you can charge to customers. The banks के लिए ये PSL रहा, priority sector lending रहा. ये सब चीज़ों से there is more and more controls are there. So and there is a credit bureau there. So there was no credit bureau before. Today it's one of the unique example in India which has a very good regulation. There's a credit control. There's a credit bureau which works. Every customer of microfinance are linked to Aadhaar across the country, and the Aadhaar number is linked to credit bureau. So जब भी हम इवन 1000 का लोन देते हैं, हम क्रेडिट ब्यूरो से चेक करते हैं. सो कितना ऑलरेडी बोरो किया है और कितना बढ़ सकता है. सो वो हिसाब से देख के चेक होता है. इसके लिए चांसेस ऑफ डिफॉल्टिंग आल्सो लेस, एंड चांसेस ऑफ एनी कॉन्संट्रेशन इशू इज नॉट देयर. एंड वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट वी पर्टिकुलरली ऑपरेट ऑफ रूरल industry. If you see, it is not necessarily completely rural. The lot many operate urban, but whereas or more than 80-82% of in rural. Largely rural. अच्छा, एक बात, कई लोग जब आपकी कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं तो कहते हैं महिलाओं को सिर्फ लोन देती है और महिलाओं की क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा होती है. ऐसा है क्या कि महिलाएं पैसा वापस कर देती हैं, हम लोग मर्द वापस नहीं करते? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है. लेकिन महिलाओं जो है ना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी हाई इन पर्टिकुलरली इन रूरल एंड पर्टिकुलर इन द जॉइंट लैंडिंग मैकेनिज्म. That is why this whole concept has come from Bangla, where the model is started in 70s and 80s, and it's adopted in India since 95-96. So there onwards, there are two models. One is SHG model, one is JLG model. SHG is self-help group model. That also again महिला. और दूसरा JLG है. JLG model है. So joint liability group. This is worked well so far. It's continuously working well. There is probably all are concentrated. रूरल में उन लोगों को जहाँ पे पैसे नहीं मिलते थे, आप पैसा देने लगे. आपको तो बड़ी दुआएं मिलती होंगी जब आप गाँव जाते होंगे. Actually, you know, this is a place where somebody repays with smile. So that is what happens. अच्छा, जब अब एसेट क्वालिटी एक बड़ा कंसर्न रहता है. आपके केस में तो एकदम बिल्कुल ठीक था. एसेट ग्रॉस एनपीए में देख रहा था, वो अचानक FY18 में आईपीओ से पहले वो एक स्पाइरल उछाल देखने को मिला है. तो ये कोई वन ऑफ तौर पे है या वाकई अब एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होना शुरू हो गई? आप इट इज ए वन ऑफ एक्चुअली. इफ यू सी फॉर 19 years डिमोनेटाइजेशन रिलेटेड है क्या? डिमोनेटाइजेशन में क्या हो गया, थोड़ा सा तकलीफ हो गया कस्टमर को फॉर 4 to 8 weeks, which has impacted a bit. So that has come back. पैसा आएगा
वो some या extent गया। some extent we wrote off also. Some extent wrote off also. But the portfolio built after that is performing the same way it was behaving earlier. जैसा पहले behave करता था ऐसा ही है. तो ये आप वन ऑफ जब कह रहे हो तो इसका मतलब हुआ कि अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स और फाइनेंशियल ईयर में ये वापस गिरेगा, ऑलरेडी आप नहीं इंप्रूव हो गया एसेट क्वालिटी, ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है. वो जो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है हम ले चुके हैं, FY18 में खत्म हो ले गया। चुके हैं, एंड ऊपर से हम 125 करोड़ प्रॉफिट दिखा दिया है. सो दिखा दिया है और नेट एनपीए 0 दिखा रहे हैं हम, क्योंकि वी हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी एंड प्रोविजनिंग नॉर्म आल्सो वी इम्प्रूव्ड, बिकॉज पहले था 1% एसेट के ऊपर हम प्रोवाइड करते थे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था. सो हम ये एक हिसाब ये एक वन टाइम स्पर्ट देख के हम सोचे इट्स बेटर टू हैव अ हायर प्रोविजनिंग. ठीक। वी चेंज द प्रोविजनिंग पॉलिसी टू हैव अ 2% प्रोविजनिंग. इफ यू सी मार्च 18 ये आपने अपने उससे प्रोवाइड फॉर ज्यादा अपने से करा है। provide अच्छा, कर दिया। ये प्रमोटर्स जो इंटरेस्टिंग, पेरेंट है नीदरलैंड हेडक्वार्टर क्रेडिट एक्सिस एशिया, जो कि एक एमएनसी है, स्पेशलाइज करती है एमएससी लोन्स में और साउथ ईस्ट एशिया में पूरा एक्टिव है। करेक्ट. क्या है ये पेरेंट, और जब ये तमाम बाकी कंट्रीज में भी एक्टिव हैं तो ये क्या कुछ फायदा मिलता है आपको क्या इनकी नो हाउ से? इसमें एक अच्छा जो हमारे लिए क्या है, हमारा 99% इज ओन्ड बाय क्रेडिट एक्सिस. और ये आईपीओ के बाद क्योंकि कुछ माल वो भी बेच रहे हैं ना, कितना हो जाएगा? थोड़ा बेचना पड़ेगा क्योंकि एज पर द रेगुलेशन विद इन 3 years टाइम दे हैव टू कम डाउन टू 75%. अभी 80 के आसपास आने वाला है। 80 के आ जाएगा, बिकॉज देयर हैज टू बी अ सफिशिएंट फ्लोट इन द मार्केट. दैट इज व्हाई they added something for offer for sale, so that will come to 80% now. दूसरा है they are operating South and Southeast Asia. माने India is the major country. They have started their greenfield operation in Indonesia 6 years back, and Philippines में 4 साल के पहले चालू किया, और खुद का कंपनी चालू कर दिया, all in micro, and now they started in Vietnam. So pilot चल रहा है. So and they are experts in microfinance. तो एक जाते जाते सवाल, अब तो मुझे कह दिया गया समय खत्म हो गया है, पर फिर भी क्विकली कुछ लोग जो कंसर्न उठा रहे हैं वो वैल्यूएशन को लेके कंसर्न उठा रहे हैं। अब वो बेंचमार्किंग ये कहना गलत है कि भारत फाइनेंशियल से बात करी जाए, क्योंकि वो तो खैर बहुत जायंट हो जाता है और अब तो उसका मर्जर प्रोसेस अंडरटेक हो चुका है। फिर वैल्यूएशन पे सवाल आता है तो फाइनेंशियल पे सवाल आता है। तो पिछले कुछ सालों में तो गजब की ग्रोथ आपने डिलीवर करी है। करेक्ट. एनआईआई में 65%, मुनाफे में साल दर साल 65% का उछाल, पर वो बेहद लो बेस से कैलकुलेट करा है मैंने। अब यहाँ से किस तरह की ग्रोथ, किस तरह की ट्रेजेक्टरी हायर बेस पे नजर आती है? 2-3 क्वेश्चन टुगेदर पूछा आपने. एक है, आई मीन comparing with others is not fair for us actually. It's not a fair, but तो आप काफी यूनिक है अपने स्पेस में. अपने स्पेस पे यूनिक है, because a complete role focus, strong professional management, institutional backed with 99% of institution foreign backed. So there are multiple differentiation. Each institutions are unique actually. We have gone to management and promoters, went and met several investors over a period of time. If you see, anchors have supported us with almost 23 anchors supported now domestically, internationally to this institution. The price bands are based on such demand and such suggestions by VRLMs, advisors and all. And this growth, what we have been doing for last 5 years, we grown about 55%. Even last year we grew 60%. तो ये मोमेंटम अभी सस्टेन होगा? Movement is sustainable for us. That is what our aspiration to grow. ठीक. And we are the lowest operating cost. That's our DNA is to operate at the lowest cost and give highest to our stakeholders. That is what is the way we have been doing. We aspire to continue to that trend. ओके, चलिए एक एक्सपोर्ट को जोड़ लेता हूँ और उनसे भी जान लेता हूँ। विकास जी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सर के साथ बातचीत करने में मजा आ रहा है। मेरे साथ विकास सेठी साहब जुड़े हुए हैं। अब हर चीज एक भाव पे अच्छी लगती है, तो ये कंपनी इस भाव पे जिस पे ऑफर करी जा रही है, सब्सक्राइब करूं या छोड़ दूं? देखिए आशीष, देखिए फंडामेंटल्स तो काफी अच्छे हैं। पिछले 5 साल का आप ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छी कैगर से कंपनी ने ग्रो किया है। मल्टीनेशनल मैनेजमेंट है, नेदरलैंड्स के पेरेंटेज है, जिनका एक्सपीरियंस बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में भी है। बट थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं, बट मुझे लगता है देखिए अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग का गेन्स के लिए अप्लाई करना है, और वो भी जब HDFC AMC के IPO ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, तो उसको देखते हुए तो लिस्टिंग के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे मैं मानता हूँ कि 8-10% प्रीमियम ही मिलेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें अप्लाई करें। अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस, लंबी अवधि के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें मुहर लगा दी है, सब्सक्राइब करना चाहिए। विकास जी आपका, उदय कुमार सर आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेस इस ऑनगोइंग IPO के लिए। और अब SME पर हमारी खास पेशकश, SME कॉर्नर। और सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डाल लीजिए, देख लीजिए BSE SME IPO इंडेक्स पे किस तरह का काम काज। तो एकदम फ्लैट, 1 पॉइंट से भी कम का दबाव 1815 के लेवल्स पर, तो कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है इस समय। स्टॉक्स कौन से एक्शन में, पहले पढ़ने वालों से शुरुआत करते हैं।
पुल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, लिबास डिजाइन, जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स और संगीता केमिकल्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो 5 से लेकर 9% की मजबूती के साथ इस समय कर रहे हैं कामकाज। लेकिन कहां पे दबाव है, प्रेशर कहां पे नजर आ रहा है? वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आती हुई। क्रिएटिव पेरिफेरल्स 5% दबाव, एसएल इंडस्ट्रीज 6% कमजोरी, सिलीमॉन्क्स एंटरटेनमेंट 4 से 5% और टचवुड एंटरटेनमेंट में भी। अच्छा, ये एक्शन वाले स्टॉक्स आमतौर पे थोड़े दिन रिपीट होते हैं, मैंने ये नोटिस करा है। टचवुड एंटरटेनमेंट में 5% के आसपास का दबाव के साथ हो रहा है कामकाज। लेकिन आपकी स्क्रीन पे ऊपर टोल फ्री नंबर चल रहे हैं, आप लोग कॉल करें, एसएमई अपनी क्वेरीज हमें भेजें। आज क्वेरी सॉल्व करने का दिन है। मदद करने के लिए हैं जॉइंट्रे कैपिटल के अविनाश गुराक्षकर साहब। अविनाश जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सर, पहले क्वेरी ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अहमदाबाद से रिखिल जी जुड़ते हुए। रिखिल जी, गुड आफ्टरनून साहब, सवाल पूछें सर। आशीष भाई। सर गुड आफ्टरनून, बताएं सर। आशीष भाई, मेरे पास 1.1 का 93 रुपीज में 20,000 शेयर लिया हुआ है, तो क्या करना चाहिए? एवरेज करूं या एग्जिट करूं? ये तो निखिल जी, ये आपने जब लिया था तो क्या आईपीओ के बाद लिया हुआ है, लिस्टिंग के बाद? यस, मैंने आईपीओ के बाद लिया था। ओके, 93 रुपीज में लिया है। बराबर है। और मेरा ओरिजिन फ्रेम 2 साल 3 साल का है इसमें। और ओके, तो आपने अपना कुछ बेसिक होमवर्क कर रखा था, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो आप? क्या पढ़ते हो फिर आप लगाते हो पैसा? फंडामेंटल नहीं, कंपनी अभी भी जो लास्ट रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है बहुत अच्छा ही पोस्ट किया है, तो एनालिसिस करके ही लेते हैं कोई चीज। पर एसएमई में अभी ये स्टॉक नीचे आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि एवरेज करूँ। तो आप बताइए कि एवरेज करूँ या एग्जिट करूँ? अच्छा, एक बात और बताओ आप, ये आमतौर पे एसएमईज में एक्टिवली आजकल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छा रिटर्न मिला है, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्टिवली कर रहे हैं मतलब? अच्छा, यस, चलिए ठीक है। 1.1 सॉल्यूशंस। अविनाश जी, सवाल क्लियर है, आप इनकी बाइंग से नीचे है तो और खरीदारी करनी चाहिए और एवरेज आउट करूं अपनी बाइंग को? इस स्टॉक को लेकर लंबी अवधि का आपका कॉल क्या होगा? इनका तो 1-2 साल का व्यू है सर। नहीं, बिल्कुल, मैं इनको एक कहूंगा कि इन्होंने 2-3 साल का नजरिया लिया है तो जरूर एवरेज करें, क्योंकि एक बात तो एक है कि आशीष, ये कंपनी का जो बिजनेस है वो पिछले साल दैट इज FY18 में अच्छी तरह से बढ़ा है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर्स आए हैं, कंपनी ने करीबन 121 करोड़ की टॉप लाइन रिकॉर्ड की है। इबिटा भी अगर हम देखें तो करीबन 24 करोड़ का इबिटा हुआ है, जो पिछले साल 16 करोड़ था। और प्रॉफिट बॉटम लाइन पे करीबन 50% बढ़ा है, जो 6 करोड़ से 9 करोड़ हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अभी और 5-6 BFSI प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रही है। करीबन यहाँ पे ऑर्डर बुक करीबन 60 करोड़ है। अंदाजा है कि यहाँ पे भी कंपनी को सक्सेस मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कंपनी का जो रन रेट है वो और भी तेज होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कंपनी के जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट है, टिपिकली जो बड़े कंपनी जहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमको लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इन निवेशक को अगर कम से कम साल, 1.5 साल या 2 साल का टाइम पीरियड है, तो मुझे लग रहा है कि इनको इस प्राइस का जरूर फायदा उठाना चाहिए। काफी बड़े निवेशक HSBC जैसे फंड्स ने भी आईपीओ के टाइम पे पैसा लगाया था, और मैं समझता हूँ कि अभी भी वो इन्वेस्टेड है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली इस कंपनी के काफी। तो मतलब मैं 93 की खरीद है, 42 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, एवरेज आउट करूं, फर्दर और बाइंग कर लूं अविनाश जी, है ना? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट ये नंबर्स जिस प्रकार से आए हैं आशीष जी, मुझे लग रहा है कि इस नंबर्स में डेफिनेटली ये बात रिफ्लेक्ट करता है कि होपफुली अगर ये रन रेट मेंटेन होता है, और कंपनी की जो डेट है वो भी काफी सिग्निफिकेंट कम हो चुकी है, क्योंकि आईपीओ का पैसा ज्यादातर डेट रिपेमेंट के लिए किया गया था। तो आने वाला साल डेफिनेटली कंपनी के लिए FY19 विल बी मच बेटर। तो यही, क्योंकि एक सवाल और आया हुआ है एसएमएस के तौर पे, दर्शन वोरा का मुंबई से सवाल था कि 1.1 सॉल्यूशंस का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या खरीदा जाए? तो ये एवरेज आउट करने की बात कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट आप साउंड कर रहे हैं, तो मान लूं ये फ्रेश खरीदारी के भी अच्छे मौके हैं 42 के लेवल्स पर, है ना? तो नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट एक मीडियम टर्म व्यू अगर हम ले तो डेफिनेटली खरीदने का मौका बनता है, बट ये डेफिनेटली एक पोजिशनल बेट है। कम से कम मीडियम टर्म व्यू अगर इन्वेस्टर रखता है तो डेफिनेटली इस भाव का फायदा मिलेगा। ठीक बात। तो दर्शन वोरा साहब, रिखिल जी, उम्मीद करता हूं आप लोग की क्वेरी आज सॉल्व हो गई होंगी। 1.1 सॉल्यूशंस, हाँ, जहां से रिखिल की बाइंग थी वहां से तो शायद ये स्टॉक आधा हो चुका है, पर इन लेवल्स पे बेहद अट्रैक्टिव है। आप चाहें तो एवरेज आउट करें, दर्शन आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। मैं पढ़ रहा था दूसरी छमाही के जो नंबर्स आए, ये जो एसएमई कंपनीज हैं, हमारे जैसे तिमाही क्वार्टर की बात करते हैं, यहाँ पे छमाही के नंबर्स आते हैं। तो जो दूसरी छमाही, दूसरा 6 महीना जो था, आय में 43% का उछाल,
18% से बीटा बढ़कर 20.5% पे पहुंचा और मुनाफा 55% बढ़ता हुआ नजर आया है। तो नंबर्स तो वाकई स्ट्रांग है और शायद इसीलिए अविनाश जैसे एक्सपर्ट्स का कॉन्फिडेंस और इस कंपनी में बढ़ता हुआ। अविनाश जी धन्यवाद आपका, और रिखिल, दर्शन, आप दोनों का धन्यवाद सवाल पूछने के लिए इस खास सेगमेंट के लिए। और आप लोग भी अपनी क्वेरीज पूछते रहे, ऊपर वो नंबर्स चल रहे हैं, कोशिश होगी आगे आप लोग की क्वेरीज भी इन स्पेस से जुड़े सवाल हैं वो लें। कोशिश करूंगा तमाम साहबों को एक साथ क्लब कर लूं और फिर किसी एक्सपर्ट से उस पर बातचीत कर लेंगे।